अध्याय 4 किताबों की दुकान। रॉन के घर का माहौल प्रिवेट ड्राइव के माहौल से बिल्कुल अलग था। डर्सली परिवार कायदे और करीने से रखी चीजों को पसंद करता था, जबकि वीजली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीजें सामान्य समझी जाती थी। जब हैरी ने किचन में लगे आईने में पहली बार देखा तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके देखते ही आईना चिल्लाया, गंदे कहीं के, अपनी शर्ट अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती थी तो वह चीखने लगता था और पाइप पटक देता था। फ्रेड और जॉर्ज के कमरे में होने वाले छुटपुट धमाके भी बिल्कुल सामान्य समझे जाते थे। बहरहाल हैरी की रॉन के परिवार में सबसे असामान्य बात यह नहीं लग रही थी कि आईना बोलता है या पिशाच हल्ला मचाता है। उसे सबसे असामान्य बात यह लगी कि वहाँ सब लोग उसे पसंद करते हैं। मिसेज वीजली उसके मौजों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती थी और हर बार डाइनिंग टेबल पर उसे ज्यादा खिलाने की कोशिश करती थी। मिस्टर वीजली डाइनिंग टेबल पर हैरी को अपने पास बिठाना पसंद करते थे ताकि वे मगलुओं के जीवन के बारे में उन पर सवालों की बमबारी कर सकें। उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि बिजली के प्लग और डाक सेवा कैसे काम करते हैं। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का प्रयोग कैसे किया जाता है तो वह बोले, अद्भुत, बुद्धिमत्तापूर्ण, कमाल है। मगलुओं ने जादू के बिना अच्छी तरह से जीने के कितने सारे तरीके खोज लिए। रॉन के घर पहुंचने के लगभग एक सप्ताह बाद एक खुशनुमा सुबह को हैरी को हॉगवर्ट का एक संदेश मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां मिस्टर और मिसेस वीजली तथा जीनी पहले से ही बैठे थे। जिस पल जीनी ने हैरी को देखा उसने हड़बड़ी में अपने दलिए की कटोरी जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा दी। यह अक्सर होता था। जब भी हैरी कमरे में घुसता था तो जीनी के हाथ में चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती थी। वह कटोरी उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकी और जब उसका चेहरा ऊपर आया तो वह डूबते सूरज की तरह चमका रहा था। हैरी ऐसा अभिनय करते हुए बैठ गया जैसे उसने ये देखा ही नहीं है। फिर वह टोस्ट ले आया और मिसेस विजली ने उसकी ओर बढ़ा दिया। मिस्टर वीजली बोले, स्कूल से खत आए हैं। उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ पीले चर्म पत्र के एक जैसे लिफाफे बढ़ाए जिन पर हरी स्याही से लिखा हुआ था, हैरी, डंबलडोर पहले से ही जानते थे कि तुम यहाँ पर हो और उनसे कुछ छुपा नहीं है। तुम दोनों के खत आए हैं। उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज के लिए गाया है जो अंदर आ गए थे और वह अभी भी पजामों में ही थे। जब उन लोगों ने अपने खत पढ़े तो कुछ समय के लिए वहां खामोशी छाई रही। हैरी के खत में लिखा था कि वह पहले की तरह 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन के हॉगवर्ट एक्सप्रेस पकड़ ले। अगले साल उसे जिन नई पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी उनकी सूची भी साथ लगी हुई थी। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी: मंत्रों की मानक किताब मिरांडा गोशाक, खतरनाक परी को भगाना गिल्डरॉय लॉकहार्ट, पिशाचों के साथ भटकना गिल्डरॉय लॉकहार्ट, चुड़ैलों के साथ छुट्टियां गिल्डरॉय लॉकहार्ट, दैत्यों के साथ सफर गिल्डरॉय लॉकहार्ट। खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं गिल्डरॉय लॉकहार्ट, आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण गिल्डरॉय लॉकहार्ट, हिम मानव के साथ 1 वर्ष गिल्डरॉय लॉकहार्ट। फ्रेड ने अपनी किताबों की सूची पूरी पढ़ ली तो वह हैरी के कंधे के ऊपर से झांककर उसकी सूची पढ़ने लगा। वह बोला, तो तुम्हें भी लॉकहार्ट की सारी किताबें लाने के लिए कहा गया है। लगता है कि गुप्त कलाओं से रक्षा का नया टीचर उनका बहुत बड़ा फैन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह टीचर जरूर कोई जादूगरनी होगी। यह कहते ही फ्रेड की नजरें अपनी माँ से मिली और तत्काल मुरब्बा खाने में व्यस्त हो गया। जॉर्ज ने अपने माता पिता को कनखियों से देखते हुए कहा, यह किताबें सस्ती नहीं होंगी। लॉकहार्ट की किताबें तो बहुत महंगी होती हैं। हम व्यवस्था कर लेंगे, मिसेस वीजली बोली, परंतु वह चिंतित लग रही थी। मुझे आशा है कि हमें जीनी की नई चीजें सेकंड हैंड मिल जाएंगी। यह सुनकर हैरी ने जीनी से पूछ लिया, अच्छा तो तुम इस साल हॉगवर्ट में पढ़ोगी? और उसने सहमति से सिर हिलाया। शर्म के मारे जीनी का चेहरा और उसके बालों की तरह लाल दिखने लगा और घबराहट में उसने अपनी कोनी मक्खन के कटोरे में डुबो दी। खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी ने यह नहीं देखा, क्योंकि उसी समय रॉन का भाई पर्सी अंदर आ गया और वह पूरी तैयार हो चुका था और हार्वर्ड प्रीफेक्ट का उसका बिल्ला उसके बुने हुए जैकेट पर पिन से लगा हुआ था। पर्सी ने तेजी से कहा, गुड मॉर्निंग, बहुत सुहावना दिन है। वह एकमात्र खाली कुर्सी पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उछलकर खड़ा भी हो गया और उसके हाथ डालकर अपने नीचे से भूरे पंखों का एक रोएदार डस्टर उठाया। कम से कम हैरी तो यही समझा था, जब तक कि उसने यह नहीं देखा कि डस्टर सांस ले रहा था।
एरल, यह कहते हुए रॉन ने पर्सी से मरियल उल्लू को ले लिया और उसके पंख के नीचे से एक पत्र निकाला। आखिर वह हरमाइनी का जवाब ले ही आया। मैंने हरमाइनी को खत लिखकर बताया था कि हम तुम्हें डर्सली परिवार से आजाद कराने की कोशिश करने वाले हैं। और रॉन एरल को पिछले दरवाजे के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया और उसने वहां पर खड़े करने की कोशिश की, परंतु एरल एकदम से गिर गया, इसलिए रॉन ने उसे लिटा दिया और बुदबुदाया, बेचारा। फिर वही हरमाइनी का खत खोलकर जोर से पढ़ने लगा। प्रिय रॉन और हैरी, अगर तुम भी वहां हो, मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया होगा और हैरी ठीक होगा। और रॉन, मुझे यह भी आशा है कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी भी मुश्किल में पड़ जाएगा और मैं सचमुच चिंतित हूँ। और अगर हैरी ठीक ठाक है तो मुझे तत्काल खबर भेजना, परंतु शायद यह बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे उल्लू को भेजो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और यात्रा में इस उल्लू का दम निकल जाएगा। जाहिर है मैं स्कूल की पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ। यह कैसे हो सकता है? रॉन ने दहशत में कहा। हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं। हम अगले बुधवार को नई पुस्तकें खरीदने के लिए लंदन जाएंगे। क्यों ना हम लोग छू मंत्र गली से मिलें। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। प्रेम सहित हरमोइनी। ठीक है, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। हम भी बुधवार को चलकर तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, मिसेस वीजली ने टेबल साफ करते हुए बोला। वैसे आज तुम्हारी क्या योजना है? तुम लोग क्या करने वाले हो? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी पर बने वीजली परिवार के छोटे बाड़े में जाने की योजना बना रहे थे। बाड़े के चारों तरफ पेड़ लगे हैं और इसलिए नीचे के गांव में यह जगह दिखती नहीं थी। इसका मतलब यह था कि अगर वह ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े तो वहां क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वह उनके हाथ से छूटकर गांव में पहुंच जाती तो उसका स्पष्टीकरण देना मुश्किल होता। और इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की तरफ सेब फल फेंके। यह बारी बारी में हैरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, और जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ झाड़ू थी। रॉन की पुरानी शूटिंग स्टार का तो यह हाल था कि तितलियां भी अक्सर उससे तेज उड़कर निकल जाती थी। 5 मिनट बाद वह पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कंधों पर झाड़ुएं थी। और उन्होंने पर्ची से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ चलना चाहेगा, परंतु उसने कहा कि वह व्यस्त है। हैरी ने पर्ची को अब सिर्फ खाने या नाश्ते के वक्त ही देखा था, बाकी समय वह अपने कमरों में ही बंद रहता था। फ्रेड ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, काश मुझे पता चल जाता कि इसके इरादे क्या हैं। वह जब से पहले जैसा नहीं रहा है, बल्कि बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसकी परीक्षा के परिणाम आए थे। उसे 12 OW मिले हैं, परंतु वह जरा भी खुश नहीं हुआ। हैरी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर जॉर्ज ने स्पष्ट कर दिया कि ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल बिल को भी 12 बार मिले हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारी परिवार का एक और सदस्य हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस शर्म को झेल पाऊंगा। भाइयों में बिल वीजली में सबसे बड़ा था और उससे छोटा भाई चार्ली पहले से ही हॉगवर्ड की ओर निकल चुके थे, और हैरी उन दोनों से कभी नहीं मिला था। परंतु वह जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों का अध्ययन कर रहा है और बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉल्ट के लिए काम कर रहा है। और जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट और जिनी की दुशाले छड़ी और बाकी सब चीजों की भी जरूरत है। हैरी कुछ नहीं बोला। वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लंदन के ग्रिंगॉल्ट के भूमिगत तहखाने में उसके पास एक छोटा सा खजाना था और उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ दिया। जाहिर है वह सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुकान में जादूगरों की मुद्रा यानी गैलियन सिकल्स और नट्स का प्रयोग नहीं हो सकता था। तो डर्सली परिवार से कभी भी ग्रिंगॉल्ट के अपने बैंक के खाते का जिक्र नहीं किया था। उसे लगता था कि जादू की दुनिया की बाकी चीजों से उन्हें कितनी दहशत हो सकती है, परंतु शायद सोने के बड़े ढेर से उन्हें दहशत नहीं होगी। मिसेस वीजली ने अगले बुधवार को सबको जल्दी जगा दिया और सबने जल्दी से 6-6 बेकन सैंडविच खाकर अपने कोट पहने। और इसके बाद मिसेस वीजली ने किचन के स्टैंड में फूलदान उठाया और उसे अंदर झांक कर देखा। वह आह भरते हुए बोली, यह खत्म हो रहा है। हमें आज थोड़ा और खरीदना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेहमान हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बाद आएंगे। और उन्होंने फूलदान हैरी के सामने रख दिए। हैरी उन सबको घूरता रहा और वह भी उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने हकलाते हुए कहा, पर मुझे करना क्या है? रॉन अचानक बोला, वह पहले कभी छू पाउडर नहीं गया है। माफ करना हैरी, मैं यह तो भूल ही गया था। मिसेस वीजली मिस्टर वीजली बोले, छू पाउडर से कभी नहीं गए? फिर तुमने पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने के लिए छू मंत्र गली तक कैसे गए थे? मैं ट्रेन से गया था। क्या सचमुच?
मिस्टर वीजली ने उत्सुकता से कहा। क्या वहां पर एक्सपर्ट यानी स्वचालित सीढ़ियां थी? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, किस तरह? अभी नहीं आता, मिसेस वीजली बोली। छू पाउडर उससे बहुत जल्दी पहुंच जाता है, परंतु अब क्या होगा अगर हैरी पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है? फ्रेड बोला, वह ठीक तरह से पहुंच जाएगा मम्मी। हैरी, पहले हमें देखो कि हम कैसे जाते हैं। और फूलदान से चुटकी भर चमकता हुआ पाउडर निकाला, आंख के पास पहुंचा और पाउडर की लपटों में फेंक दिया। गरज की आवाज के साथ आंख पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड भी ज्यादा ऊंची लपटें निकालने लगा। फ्रेड सीधा लपटों के अंदर चला गया और चिल्लाकर बोला, छू मंतर गली। और फिर वह गायब हो गया। जब जॉर्ज फूलदान में अपने हाथ डाल रहा था तो मिसेज विजली ने हैरी को सलाह दी, बिल्कुल साफ बोलना बेटा, और यह भी ध्यान रखना कि सही अंगीठी से ही बाहर निकलो। कौन सी चीज सही चीज? हैरी ने घबराते हुए पूछा। जब आंख गरजी और जॉर्ज भी गायब हो गया। देखो, बहुत से जादूगरों की अंगीठियां खुली रहती हैं जिनमें से चुनना पड़ता है, परंतु अगर तुम साफ बोलो तो चिंता करने की कोई बात नहीं। वह ठीक पहुंच जाएगा माली, अब उसे ज्यादा मत सताओ, मिस्टर वीजली ने छू पाउडर लेते हुए कहा। परंतु अगर वह गुम गया तो? और मैं तो उसकी अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? हैरी ने आश्वस्त किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुंच जाऊं या डडली को, यह सुनकर बहुत मजा आएगा, और इस बारे में चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, तुम आर्थर के बाद जाना, मिसेस बिजली बोली। देखो, जब तुम आग के अंदर पहुंच जाओ तो बिल्कुल साफ बोलना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अपनी कोनी भी अंदर की तरफ रखना, रॉन ने सलाह दी। और अपनी आंखें भी बंद रखना, मिसेस वीजली बोली। राह हिलना डुलना मत, वरना तुम गलत अंगीठी से बाहर निकल जाओगे। परंतु घबराना मत, और सही जगह पर पहुंचने से पहले जल्दबाजी से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को देख ना लो तब तक इंतजार करना। और इन सब बातों को अपने दिमाग में याद रखने की बहुत कोशिश करते हुए हैरी ने छू पाउडर की चुटकी भरी और फिर आंख के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसने गहरी सांस ली, पाउडर को लपटों पर डाला और आगे कदम बढ़ाया। आंख गर्म हवा की तरह लग रही थी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, तत्काल उसके गले से बहुत गर्म राख घुस गई। उसने खांसते हुए कहा, शू शू मंतर गली। ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े भंवर ने उसको चूस लिया हो, और वह बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था। उसके कानों में गरज सुनाई दे रही थी जो कान के पर्दे फाड़ने वाली थी। और उसने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, परंतु हरी लपटों में तेजी से घूमने के कारण उसको चक्कर आने लगे और कोई कठोर चीज जैसे कोनी में टकराई और उसने कोनी जल्दी ही अंदर कर ली। और वह अब भी गोल गोल घूम रहा था, लगातार घूम रहा था। अब तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे हाथ उसके चेहरे पर तमाचे मार रहे हों। अपने चश्मे में अंध खुली आंखों से देखने पर भी अंगीठियों की धुंधली कतार और पार कमरे दिखे, 4 कमरे दिखे। और उसने पेट में बैकन सैंडविच हिल डुल रहा था और उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और वह चाहता था कि यह सब रुक जाए। और फिर भी वह ठंडे पत्थर पर चेहरे के बल गिर गया और उसने अपने चश्मे के टूटते का महसूस किया। हैरी का सिर टकरा रहा था और उसे चोट लग गई थी और वह राख में पूरी तरह से सना हुआ था। लड़खड़ाते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपने टूटे चश्मे को उठाकर उसने अपनी आंखों के सामने रखा। वह बिल्कुल अकेला था और उसने इस बात पर कतई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ था, और वह तो सिर्फ इतना बता सकता था कि वह किस जादूगर की बड़ी और कम रोशनी वाली दुकान की पत्थर की अंगीठी में खड़ा था। बहरहाल, इस दुकान में किस तरह का सामान रखा था और उसमें से एक भी हॉगवर्ट की सूची में शामिल होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। पास ही कांच के शोकेज रखे थे जिसमें बिछी गद्दी पर एक टूटा हुआ सूखा हाथ रखा था, और उसके पास ही खून से सनी ताश की गड्डी और घूरते हुए कांच के आंखें भी रखी हुई थी। शैतानी मुखोटे दीवारों से नीचे देख रहे थे और काउंटर पर इंसानों की हड्डियों का ढेर था, और छत से जंग लगे नुकीले यंत्र लटक रहे थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को यह साफ नजर आ रहा था कि बाहर जो अंधेरी और संकरी सड़क दिख रही है वह छूमंतर गली नहीं है। उसने सोचा वह जितनी जल्दी बाहर निकल सके उतना ही बेहतर होगा, और उसकी नाक अब बहुत दुख रही थी क्योंकि गिरते समय नाक पत्थर पर बुरी तरह से टकराई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, परंतु वह अभी आधी दूर तक भी नहीं पहुंच पाया था कि कांच के दरवाजे के पार उसने 2 लोग दिखाई दिए, और उनमें से एक ऐसा था जिससे हैरी इस स्थिति में कतई नहीं मिलना चाहता था, जबकि वह रास्ता भटक गया था। राख में सना था और टूटा हुआ चश्मा पहना हुआ, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह ड्रैको मैलफॉय था। हैरी ने तत्काल चारों तरफ देखा और उसने बाई तरफ एक काली अलमारी देखी और वह लपक कर उसके अंदर घुस गया और दरवाजे बंद कर लिए। और उसने दरवाजे में सिर्फ छोटी दरार छोड़ दी थी ताकि वह बाहर देख सके। कुछ पल बाद घंटी बजी और मैलफॉय के दुकान के अंदर कदम रख दिया। उसके पीछे जो व्यक्ति अंदर आया था वह पिता ही हो सकता था। उनका चेहरा भी पीला नुकीला तथा आंखें वैसी ठंडी और भूरी थी। मिस्टर मैलफॉय काउंटर तक आए और अलसाए अंदाज में शोकेस के सामने रखे सामान को देखा।
और फिर उन्होंने काउंटर पर रखी घंटी बजाई और अपने पुत्र की तरफ मुड़ते हुए कहा, ड्रैको कोई चीज मत छूना। मेलफॉय ने उस समय कांच की आंख उठाने ही वाला था और वह सोच रहा था कि आप यहाँ से मेरे लिए कोई तोहफा खरीदने वाले हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ू खरीद लूंगा, उसके पिता ने उसको डांटते हुए बोला और अपनी उंगलियों से काउंटर पर तबला बजाने लगे। मेलफॉय ने चिढ़कर गुस्से में कहा, अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया तो मैं झाड़ू खरीदने का क्या फायदा? हैरी पॉटर को पिछले साल नंबर 2000 मिल गई थी और उसे डंबलडोर ने गरुड़ द्वार की तरफ से खेलने की विशेष अनुमति दे दी थी। इसलिए नहीं क्योंकि वह बहुत अच्छा खेलता है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह मशहूर है और माथे पर एक मूर्खतापूर्ण निशान होने की वजह से मशहूर है। मेलफॉय ने नीचे झुककर एक शेल्फ की गौर से देखने लगा जिसमें खोपड़ियां भरी हुई थी। हर कोई सोचता है कि वह इतना स्मार्ट है और निशान अपनी जादुई झाड़ू के साथ इतना चमत्कारी है। तुम यह बात मुझे पहले भी कम से कम 10 बार बता चुके। मिस्टर मेलफॉय ने अपने पुत्र को कहर ढाती हुई नजरों से देखा, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि समझदारी नहीं है कि लोगों को लगे कि हम हैरी पॉटर को पसंद नहीं करते, जबकि ज्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मान रहे हैं क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया है। आहा मिस्टर बॉगिन! एक झुका हुआ व्यक्ति काउंटर के पीछे प्रकट हो गया और उसने अपने चिपचिपाए बालों को चेहरे से हटाते हुए उन पर हाथ फेर रहा था। बॉर्गिन ने अपने बालों की तरह चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, मिस्टर मेलफॉय, बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर हम मिल गए। मैं धन्य हो गया। मास्टर मेलफॉय भी आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूँ, और मैं आज ही आई हैं और कीमत भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर मेलफॉय बोले, मिस्टर बॉगिन, मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। बेचने? बॉर्गिन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। जाहिर है आपने सुना होगा कि मंत्रालय आजकल बहुत छापे मार रहा है। मिस्टर मेलफॉय ने यह कहते हुए अंदर वाली जेब से चरम पत्र का रोल निकालकर उसे खोला ताकि बॉर्गिन उसे पढ़ सके। अगर मंत्रालय ने मेरे घर छापा मारा तो वहां पर कुछ ऐसा सामान है जिससे मुश्किल में पड़ सकता हूँ। बॉर्गिन ने लटकने वाले चश्मा अपने नाक पर चढ़ाकर सूची पर नजर डाली, और निश्चित रूप से मंत्रालय आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं करेगा सर। मिस्टर मेलफॉय का होंठ सिकुड़ गया, और वह अब तक मेरे घर की चौखट तक नहीं आए। मेलफॉय नाम का अब भी कुछ सम्मान होता है, परंतु मंत्रालय दिनों दिन ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है। किसी नए मगलू संरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। बेशक इसके पीछे उस नीच मगलू प्रेमी मूर्ख आर्थर विजली का ही हाथ होगा। हैरी को अपने अंदर गुस्से का तेज झोंका महसूस हुआ, और जैसा आप देख सकते हैं इनमें से कुछ जहर ऐसे हैं। जाहिर है मैं समझता हूँ सर, बॉर्गिन ने कहा, मुझे देखने दें। क्या मैं वह ले सकता हूँ? गद्दी पर रखे सूखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए ड्रेको बीच में बोला। बॉर्गिन ने मिस्टर मेलफॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रेको के पास लपकते हुए गया। अच्छा, वह हाथ जो संपत्ति दिलाए, बस इसके अंदर एक मोमबत्ती डालो और वह मोमबत्ती सिर्फ इसे थामे रखने वाले को ही रोशनी देगी। चोर उचक्कों का सबसे अच्छा दोस्त। आपके बेटे की पसंद बहुत बढ़िया सर। बॉर्गिन, मुझे आशा है कि मेरा बेटा चोर उचक्के से बेहतर बनेगा, मिस्टर मेलफॉय ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर बॉर्गिन तत्काल बोले, मेरा मतलब यह नहीं था सर, कतई नहीं था। हालांकि अगर उसके स्कूल का नंबर नहीं सुधरेंगे, मिस्टर मेलफॉय और भी ठंडे लहजे में बोले, तो वह शायद चोर उचक्के के सिवाय और कुछ बन ही नहीं पाएगा। ड्रेको ने पलट कर कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरमाइनी ग्रेंजर सारे टीचर की चहेती है। मिस्टर मेलफॉय ने फटकारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक मगलू परिवार की लड़की हर विषय में तुमसे ज्यादा नंबर ला रही है। हाँ, हैरी ने मन ही मन कहा, और वह यह देखकर खुश था कि ड्रेको शर्मिंदा भी है और क्रोधित भी। बॉर्गिन ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, सब जगह यही हाल है। शुद्ध खून वाले जादूगरों का महत्व हर जगह घटता जा रहा है। मिस्टर मेलफॉय ने अपने लंबे नथुने फैलाते हुए कहा, परंतु मेरी नजरों में नहीं। मेरी नजरों में भी नहीं सर, बॉर्गिन ने बहुत नीचे झुकते हुए कहा। अगर ऐसा है तो हम एक बार फिर मेरी सूची पर आ जाएं। मिस्टर मेलफॉय ने थोड़े रूखेपन में कहा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ बॉर्गिन, मुझे आज कहीं और जाकर एक महत्वपूर्ण काम करना है। वह मोल भाव करने लगे। हैरी घबरा गया जब उसने यह देखा कि ड्रैको उसकी छुपने की जगह करीब आता जा रहा है और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा है। वह फांसी के फंदे की लंबी रस्सी को देखने के लिए रुका, और फिर वह मोतियों के बहुत सुंदर नेकलेस पर लगे कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी से ना छुए, शापित, और अब तक 19 मगलू मालकिनों की जान ले चुका है। ड्रैको मुड़ा और उसने अपने ठीक सामने अलमारी दिखी, और वह आगे बढ़ा। उसने हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, मिस्टर मेलफॉय ने काउंटर पर कहा, चलो ड्रैको।
जब ड्रैको पलटा तो हैरी ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। मिस्टर बॉगिन, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतजार करूंगा। जिस पल दरवाजा बंद हुआ, बॉर्गिन ने अपना चिकना चुपड़ा अंदाज छोड़ दिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे मिस्टर मैलफॉय, और अगर लोग जो कहते हैं सच है तो आपकी जागीर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है। बुरे स्वर में बड़बड़ाते हुए बॉर्गिन पीछे के कमरे में गायब हो गया। हैरी ने 1 मिनट तक इंतजार किया कि कहीं वह वापस ना आ जाए। फिर वह बिना कोई आवाज किए अलमारी से बाहर निकला और कांच के शोकेस को पार करता हुआ दुकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने चेहरे पर टूटे चश्मे को पढ़कर उसने चारों तरफ देखा। वह एक गंदी सी गली में था जो गुप्त कलाओं की समर्पित दुकानों से भरी हुई थी। बॉर्गिन एंड बॉक्स नाम की जिस दुकान को वह अभी अभी निकला था वह सबसे बड़ी दिख रही थी। बहरहाल उसे अपने ठीक सामने वाले दुकान की भयानक खिड़की में प्रदर्शन के लिए रखी खोपड़ियां दिखी। 2 दुकान छोड़कर एक बड़े पिंजरे में दैत्याकार काली मकड़ियां रखी थी। 2 घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदाकर बातें कर रहे थे, आशंकित महसूस कर रहे थे, और हैरी चल दिया। उसने अपने चश्मे में सीधे थामे रखने की कोशिश की और आशा की कि वह किसी तरह से वहां से निकल के रास्ता खोज ले। जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाले दुकानदार ने के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखे सड़क के नाम से उसे पता चल रहा था कि छूमंतर गली में नहीं बल्कि शूमंतर गली में था। और इससे हैरी को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसने अपनी उस गली का नाम नहीं सुना था। बहरहाल वह इतना जरूर समझ पाया था कि वीजली परिवार के यहाँ आग में उसके मुंह में राख भर गई थी। इसलिए वह पर्याप्त स्पष्टता से नहीं बोल पाया था। शांत बने रहने की कोशिश करते हुए वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। बच्चे, तुम खो गए हो। उसने कान में एक आवाज सुनी जिसे सुनकर वह उछल पड़ा। एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी जो इंसान के साबुत नाखूनों से भरी दिख रही थी। और जब जादूगरनी ने हैरी की तरफ कुटिल दृष्टि से देखा तो उसके कई भरे दांत स्पष्ट दिख रहे थे। हैरी पीछे हटा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, उसने कहा। मैं तो बस हैरी। हैरी, तुम वहां क्या कर रहे हो? हैरी का दिल उछलने लगा। जादूगरनी भी उछल पड़ी और उसके हाथ की ट्रे से बहुत सारे नाखून उसके पैरों में गिर पड़े। वह गालियां देने लगी। जब हैग्रिड यानी हॉगवार्ट्स के मैदान के रखवाले का विशाल शरीर उसकी तरफ आया, उसने बीटल जैसी काली आंखें उसकी ओर बढ़ी और घनी दाढ़ी के ऊपर चमक रही थी। हैग्रिड, हैरी ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, मैं गुम हो गया था, छू पाउडर। हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़कर उसे जादूगरनी से दूर किया और जिससे जादूगरनी की ट्रे को धक्का लगा और वह नीचे गिर गई। जादूगरनी की चीखें सारे रास्ते और पीछे पीछे घुमावदार गली में आती रही जब तक कि वह सूरज की चमकती रोशनी में नहीं पहुंची। हैरी को दूर तक जानी बेजानी बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी, ग्रिंगॉट बैंक। हैग्रिड उसे सीधे छूमंतर गली में ले आया। हैग्रिड ने रूखेपन में कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। और फिर तुम हैरी के कपड़ों के राख झाड़ने के लिए इतनी ताकत से उसकी पीठ पर हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते गिरते बचा। शूमंतर गली से भटक रहे थे। हमें नहीं आते तो बहुत खतरनाक जगह है हैरी, नहीं चाहते कि कोई तुम्हें वहां देखे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, हैरी ने कहा। और जब हैग्रिड ने दोबारा उसकी राख झाड़ने की कोशिश की तो वह झुककर बच गया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खो गया हूँ। वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां घोंघों की दवाई लेने आया था, हैग्रिड ने गुर्राते हुए कहा। वह स्कूल की सब्जियां खाते हैं, तुम अकेले तो नहीं आए हो? हैरी ने स्पष्ट किया कि मैं विजली परिवार के घर पर ठहरा हूँ, परंतु हम अलग अलग हो गए हैं, मुझे जाकर उन्हें खोजना होगा। और वह साथ साथ सड़क पर चलने लगे। हैग्रिड ने पूछा, तुमने अपने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? हैरी को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हैग्रिड के विशालकाय जूतों के एक कदम की बराबरी करने के लिए उसे 3 कदम तक चलना पड़ रहा था। हैरी ने डाबी और डसली परिवार की सारी कहानी सुनाई। बदमाश मुगलू, हैग्रिड गुर्राया। अगर हमें पता होता। हैरी, हैरी, ऊपर यहाँ पर एक आवाज आई है। जब हैरी ने ऊपर देखा तो ग्रिंगॉट की सफेद सीढ़ियों की सबसे ऊपर हरमाइनी ग्रेंजर खड़ी थी और वह उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों में धड़धड़ाती हुई नीचे पहुंची और उसने घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया? हेलो हैग्रिड, ओह तुम दोनों तो दोबारा मिलना कितना अच्छा लगा। क्या तुम ग्रिंगॉट में जा रहे हो? हैरी हैरी बोला, जैसे ही मुझे वीजली परिवार मिल गया मैं वहीं जाऊंगा। अब तो तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हैग्रिड ने दांत निकालते हुए कहा। हैरी और हरमाइनी ने चारों तरफ देखा। भीड़ भरी सड़क पर रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, मिस्टर वीजली हाफते हुए बोले, हमें आशा थी कि तुम एक अंगीठी दूर हो गई है। उन्होंने अपने चमकते गंजे सिर को पोंछा। माली की चिंता
के मारे बुरे हाल हैं और वह भी पीछे रह गई हैं। तुम कहाँ बाहर निकले? रॉन ने पूछा। हैग्रिड ने मुंह बनाते हुए, शू मंत्र गली। बहुत अच्छे, फ्रेड और जॉर्ज भी एक साथ बोले। रॉन ने ईर्ष्या से कहा, हमें वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी। हैग्रिड गुर्राया, और हमें लगता है कि हमें मिलना भी नहीं चाहिए, कभी मिलनी भी नहीं चाहिए। उसी समय मिसेस वीजली भागकर आती दिखी। उनके हाथ में एक हैंडबैग तेजी से झूल रहा था और दूसरे हाथ में जिनी बस किसी तरह चिपकी हुई थी। ओह हैरी, ओह मेरे बच्चे, तुम कहाँ पहुंच सकते थे? सांस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग को कपड़े का बड़ा ब्रश निकाला और ब्रश से वह राख को झाड़ने लगी, जिससे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। और मिस्टर वीजली ने हैरी का चश्मा लिया और उसे अपनी छड़ी से एक बार ठोक कर वापस दिया। चश्मा अब बिल्कुल ठीक एक नए जैसे लग रहा था। अब हम चलते हैं, हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेस वीजली छोड़ ही नहीं रही थी। शू मंत्र गली, अगर तुम उसे वहां नहीं मिले होते तो हैग्रिड, हॉगवार्ट्स में मिलते हैं। और वह कदम बढ़ाते हुए दूर चला गया। भीड़ भरी सड़क पर उसका सिर ही नहीं, कंधे तक बाकी लोग भी ज्यादा ऊंचे दिख रहे थे। जरा सोचिए तो सही, बॉर्गिन एंड बॉक्स दुकान में मुझे कौन दिखा? गिंगरॉट ने की सीढ़ियों पर चढ़ते समय हैरी ने रॉन और हरमाइनी से पूछा। मेलफॉय और उसके डैडी? क्या लूशियस मेलफॉय ने कुछ खरीदा? उनके पीछे चल रहे मिस्टर वीजली ने तुरंत पूछ लिया। नहीं, वह अपना सामान बेचने आए थे। इसका मतलब है कि अब उससे चिंता हो रही है, मिस्टर वीजली ने गहरी संतुष्टि के भाव से कहा। ओह, किसी चीज के लिए लूशियस मेलफॉय को पकड़ने में मुझे कितना मजा आएगा। बेहतर होगा कि तुम संभल कर काम करो आर्थर, मिसेस वीजली तेजी से बोली। जब पिशाच ने सर झुकाते हुए उन्हें दरवाजे में बैंक में प्रवेश करवाया। वह परिवार खतरनाक है, अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना जिसे तुम चबा ना पाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूशियस मेलफॉय से टक्कर ले सकता हूँ? मिस्टर वीजली ने गुस्से से कहा। परंतु उसी समय उन्हें हरमोइनी के माता पिता दिख गए, जिससे उनका ध्यान हट गया। हरमोइनी के माता पिता कुछ परेशान से काउंटर पर खड़े थे और वह संगमरमर के बड़े हॉल में पूरे आगे तक था, और वह इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरमोइनी उनका परिचय करवाए। वाह, आप लोग तो मगलू हैं, मिस्टर वीजली ने खुश होते हुए कहा। इस खुशी में एक एक पैग पीना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलुओं के धन को बदल रहे हैं। माली देखो, उन्होंने मिस्टर ग्रेंजर के हाथ में रखे 10 पाउंड के नोट की तरफ रोमांचित स्वर में संकेत किया। हम तुमसे लौट कर यहीं मिलते हैं, रॉन हरमाइनी से बोला, जब ग्रिंगॉट का एक और पिशाच हैरी और वीजली परिवार की उनकी भूमिगत तिजोरियों की ओर ले गया। तिजोरियों तक पहुंचने के लिए पिशाच चलित छोटी गाड़ियों से जाना पड़ता था, और यह गाड़ियां बैंक की भूमिगत सुरंगों में रेल की छोटी पटरियों तक तेजी से भागती थी। और हैरी को वीजली परिवार की तिजोरी तक नीचे की तूफानी यात्रा में मजा आया, परंतु जब उनकी तिजोरी खुली तो उसे बहुत भयानक एहसास हुआ। इतना भयानक एहसास तो उसे शू मंतर गली में भी नहीं हुआ था। अंदर चांदी के सिकल्स की छोटी छोटी ढेरी थी और सोने का सिर्फ एक गैलियन था। और मिसेस वीजली ने तिजोरी के कोनों में अच्छी तरह टटोल कर देखा और फिर सारे सिक्के बैग में भर लिए। और हैरी को तब और बुरा लगा जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने आए, तो उसने कोशिश की कि वह बाकी लोगों को यह ना देखने दे कि अंदर कितना सारा धन है। इसलिए उसने जल्दी से ही अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी भर सिक्के ले लिए। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लौटने के बाद वे सब अलग अलग हो गए। पर्सी अस्पष्ट बुदबुदाया कि उसने उसे नई कलम खरीदना चाहता है। फ्रेड और जॉर्ज को हार्वर्ड का अपना मित्र ली जॉर्डन मिल गया, और मिसेस वीजली और जिनी सेकंड हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थी। और मिस्टर वीजली इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रेंजर दंपति रिश्ती कड़ाई में उनके साथ साथ एक पैग पीने चले, और हम सब 1 घंटे में किताबों की दुकान फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में मिलते हैं, और वहां तुम्हारी स्कूल की किताबें खरीदनी है, मिसेस वीजली ने जिन्नी के साथ जाते हुए कहा। और इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुड़वा भाइयों से कहा, और शू मंतर गली में कदम भी मत रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी पैबंद लगी घुमावदार सड़क पर चहलकदमी करने लगे। हैरी की जेब में जब सोने चांदी और कांसे के सिक्कों से भरी हुई थैली खुशी से खनखना रही थी, तब खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए उसकी 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम खरीद ली, जिसे मजे लेकर चूसते हुए उन्होंने गली की आकर्षक दुकानों की खिड़कियों में रखा सामान देखा। रॉन ने क्वालिटी क्विडिच सप्लाई की खिड़कियों में चंडली कैनन टीम की दुशालों का पूरा सेट हसरत भरी निगाह से तब देखा, जब तक कि हरमाइनी उसे घसीटकर शाही और चमड़ों का कागज खरीदने नहीं ले गई। कैम्बल एंड जेम्स विजार्डिंग जॉक शॉप में उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन दिखे, जो डॉक्टर फिल बिस्टर के जादुई पटाखे
जो नमी में भी चलेंगे और गर्मी नहीं करेंगे, पर लट्टू हो रहे थे। फिर उन्हें कबाड़ के सामान की एक छोटी सी दुकान दिखी जिसमें टूटी छड़ियां भरी थी, पीतल के ढुलमुल तराजू रखे थे और जादुई काड़ों के धब्बे लगे पुराने चोगे रखे थे। वहां उन्हें पर्ची मिला जो एक छोटी और बहुत ही नीरस किताब की गहराई में डूबा हुआ था, जिसका शीर्षक था शक्ति हासिल करने वाला प्रीफेक्ट। रॉन ने पुस्तक के पीछे कवर को पढ़ा, हॉगवर्ड के प्रीफेक्ट्स और उनके बाद के कैरियरों का अध्ययन। ऐसा लगता था कि यह बहुत दिलचस्प होगी। दफा हो जाओ, पर्सी ने झुंझलाते हुए कहा। जाहिर है पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी था, उसने सारी योजनाएं बना ली थी, वह जादू मंत्री बनना चाहता था। रॉन ने हैरी और हरमाइनी को धीमे से बताया जब उन्होंने पर्सी को अकेला छोड़ दिया। 1 घंटे बाद वह फ्लरिश एंड ब्लॉट्स की तरफ चले गए, किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले थे, अकेले नहीं थे। जब वह पास पहुंचे तो उन्होंने यह देखकर हैरानी हुई कि दरवाजे के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी और लोग भीतर घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने ऊपर लटकते हुए बैनर को देखा। गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी आत्मकथा मेरा जादू की प्रतियों पर ऑटोग्राफ देंगे, और आज दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक। हम उनसे सचमुच मिल सकते हैं? हरमाइनी चीखी। मेरा मतलब है उन्होंने हमारी लगभग सारी पुस्तकें लिखी थी। भीड़ में ज्यादातर जादूगरनियां थी जो मिसेस वीजली की उम्र की होंगी, और एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। शांति बनाए रखें देवियों, इतनी धक्का मुक्की ना करें, किताबों का ध्यान रखें। हैरी, रॉन और हरमाइनी अंदर घुस गए। दुकान के अंदर तक लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, और जहां गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे, उन तीनों ने खतरनाक परी को भागना की एक एक प्रति झपट कर उठाई और सरकते हुए उस लाइन में गए जहां वीजली परिवार मिस्टर एंड मिसेस ग्रेंजर के साथ खड़े थे। मिसेस वीजली बोले, ओ तुम लोग आ गए, अब तक सब ठीक है। उनकी सांस तेजी से चल रही थी और वह अपने बालों पर हाथ फेर रहे थे। वह हमें 1 मिनट में दिख जाएंगे। धीरे धीरे गिल्डरॉय लॉकहार्ट उन्हें दिखाई देने लगे और वह एक टेबल के सामने बैठे थे और उन्हें चारों तरफ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी जो लोग को आंख मार रहे थे और चमकते सफेद दांत दिखा रहे थे। वास्तविक लॉकहार्ट चमकता नीला दुशाला पहने हुए थे जो उनकी आंखों की रंग से पूरी तरह मेल खाता, और उनका जादूगरी का नुकीला हैट उन्हें लहराते बालों पर आकर्षक अंदाज में लगा था। एक छोटा चिड़चिड़ा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ फुदकते हुए एक बड़े काले कैमरे से फोटो ले रहा था, और जब भी फ्लैश चमकती थी तो चारों ओर चुंधियाने वाली चमक हो जाती थी और उसे कैमरे में बैंगनी धुआं बाहर निकलता था। और यह आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीर खींचना चाहता था, इसलिए वह रॉन को गुर्रा कर कहता, रास्ते से हट जाओ, मैं दैनिक जादूगर के लिए फोटो खींच रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, रॉन ने अपना पैर मलते हुए कहा, जिस पर फोटोग्राफर चिढ़ गया। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें हटाई। पहले तो उन्होंने रॉन दिखा और फिर उन्हें हैरी को दिखा, और उससे कुछ समय तक एक तक देखते रहे। फिर वह उछल कर खड़े हुए, जोर से चिल्लाए, यही है हैरी पॉटर तो नहीं? भीड़ से हलचल होने लगी, लोग रोमांचित स्वर में कानाफूसी करने लगे। लॉकहार्ट ने आगे की तरफ छलांग लगा दी और हैरी की बाह पकड़ी और उसे खींच कर ले गया। भीड़ खुशियों से तालियां बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया जब लॉकहार्ट ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया जो पागलों की तरह फोटो खींच रहा था और वीजली परिवार पर लगातार धुआं उड़ाता जा रहा था। लॉकहार्ट ने अपने चमकते दांतों के बीच में कहा, हैरी जरा अच्छी तरह से मुस्कुराओ, मैं और तुम्हें इकट्ठे पहले पेज पर छपने वाले हैं। और जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ छोड़ा तो हैरी की उंगलियां लगभग सुन्न हो चुकी थी और उसने वीजली परिवार के पास दोबारा जाने की कोशिश की, परंतु लॉकहार्ट ने उसके कंधे के चारों तरफ बाहर डाली और अपनी बगल में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ का चुप होने का इशारा किया और फिर जोर से बोले, देवियों और सज्जनों, यह एक महान क्षण है। मैं कुछ समय में घोषणा करना चाहता था और यह उसके लिए आदर्श क्षण है। आज जब हैरी किताबों की दुकान में आया तो वह सिर्फ मेरी जीवनी खरीदना चाहता था जो मैं उसे खुशी खुशी तोहफे में दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। और भीड़ ने एक बार फिर से तालियां बजाई। तब उसे यह मालूम नहीं था कि लॉकहार्ट ने आगे कहा और हैरी को एक हल्का सा झटका दिया जिससे उसका चश्मा फिसल कर उसी नाक के बिल्कुल सिरे पर आ गया कि उसे जल्दी ही मेरी पुस्तक मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक मिलने वाली है। सच तो यह है कि उसे और उसके स्कूल के साथियों को असली में यानी मैं खुद मिलने वाला हूँ। हाँ देवियों और सज्जनों, मुझे यह घोषणा करने में बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि मैं इस सितंबर से हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने जा रहा हूँ। भीड़ ने हर्ष ध्वनि की और तालियां बजाई। हैरी को गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें तोहफे में दी गई और उनके वजन का थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए लोगों की नजरों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया जहां जिनी अपनी नई कढ़ाई के पास खड़ी थी। हैरी ने किताबें उसी कढ़ाई में डाली और उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, इन्हें तुम रखो, मैं अपनी किताबें खरीद लूंगा। तभी उसे एक आवाज आई, शर्त लगा सकते हो पॉटर कि इन सबसे
तुम बहुत खुश हुए होगे। पॉटर को आवाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधे सीधे तन कर खड़ा था तो उसे ड्रैको मैल्फॉय को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। मैल्फॉय के चेहरे पर चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मशहूर हैरी पॉटर, मैल्फॉय बोला। वह किताबों की दुकान में भी जाता है और उसको फोटो अखबार में पहले पन्ने पर छपता है। उसे अकेला छोड़ दो। वह यह सब नहीं चाहता था, जिनी बोली। हैरी के सामने वह पहली बार कुछ बोली थी और वह मैल्फॉय को गुस्से से घूर रही थी। अरे वाह पॉटर, तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली, मैल्फॉय ने कहा। जीनी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। रॉन और हरमाइनी ने भी स्थिति को भांप लिया और वह लॉकहार्ट की किताबों के ढेर को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वहां आ रहे थे। अच्छा तो तुम हो, रॉन ने मैल्फॉय की तरफ देखते हुए कहा, जैसे वह कोई बेकार सी चीज हो जो उसके जूतों के तले से चिपक गई हो। शर्त लगा सकता हूँ कि तुम हैरी को यहाँ देखकर हैरान हो गए हो, है ना? उतना हैरान नहीं हुआ वीजली, जितना कि तुम किसी दुकान में देखकर हुआ हूँ, मैल्फॉय ने पलट कर जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता को यह किताबें खरीदने के बाद 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। रॉन का चेहरा भी उतना ही लाल हो गया जितना उस समय जिनी का था, और उसने भी अपनी किताबें कढ़ाई में डाल दी और वह सीधे मैल्फॉय की तरफ बढ़ा, परंतु हरमाइनी और हैरी ने उसकी जैकेट के पीछे हिस्से को पकड़ लिया। रॉन, मिस्टर वीजली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ बहुत गर्मी है, चलो बाहर चले। ओह ओह ओह, आर्थर वीजली। यह मिस्टर मेलफॉय की आवाज थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रैको के कंधे पर रख दिया और वह भी उसी की तरफ व्यंग में मुस्कुराने लगे। लूशियस, मिस्टर वीजली ने ठंडेपन से सिर हिलाते हुए कहा। सुना है मंत्रालय में आजकल बहुत व्यस्त हो, मिस्टर मेलफॉय बोले। इतने सारे छापे, मुझे उम्मीद है तुम्हें ओवर टाइम मिल रहा है। वह जीनी की कड़ाई की तरफ बढ़े और उन्होंने लॉकहार्ट की चमकती पुस्तकों के बीच में बहुत पुरानी और खस्ताहाल रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब निकाली। मिस्टर मेलफॉय ने कहा, साफ दिख रहा है कि तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा वीजली, अगर उसके पैसे भी ना मिले। मिस्टर वीजली का चेहरा रॉन और जीनी से भी ज्यादा लाल हो गया। जादूगरों की इज्जत किस बात पे मिट्टी में मिलती है, इस बारे में विचार हमारे अलग हैं, वे बोले। जाहिर है, मिस्टर मेलफॉय ने कहा, और उनकी पीली आंखें घूमकर मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर पर गई, जो दहशत का यह वाक्य देख रही थी। तुम भी कैसे कैसे लोगों के साथ हो वीजली, और मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे नीचे नहीं गिर सकता। धातु के टकराने की आवाज आई जब जीनी ने कढ़ाई लुढ़क गई और मिस्टर वीजली ने मिस्टर मेलफॉय पर छलांग लगा दी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का मारकर अलमारी से टकरा दिया। मंत्रों की दर्जन भरी पुस्तकें उन दोनों के सिर पर तेजी से गिरी। फ्रेड और जॉर्ज चिल्ला रहे थे, उसे छोड़ना मत डैडी। मिसेस वीजली चीख रही थी, नहीं आर्थर नहीं। पीछे की तरफ भीड़ से भगदड़ मच गई, जो दूसरी अलमारियों की किताबें गिर रही थी। तो दुकान का कर्मचारी कहता, सज्जनों मेहरबानी करके शांत रहो, मेहरबानी करके शांत रहो। और तभी इन सब आवाजों से ज्यादा तेज आवाज आई, सज्जनों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। हैग्रिड किताबों के समुद्र में के बीच में तैरता हुआ उनकी तरफ आता। एक ही पल में मिस्टर वीजली और मिस्टर मेलफॉय को उन्होंने अलग कर दिया, और मिस्टर वीजली का होंठ कट गया था और मिस्टर मेलफॉय की आंख पर जहरीले कुकुर मुत्तों का एनसाइक्लोपीडिया से चोट लगी थी। और मिस्टर मेलफॉय जब तक जीनी के रूप परिवर्तन की पुरानी किताबें पकड़े थे, उन्होंने इसे जीनी की तरफ बढ़ाया और उनकी आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। लो लड़की, अपनी किताब लो, तुम्हारे पिता तुम्हें इससे अच्छी किताब नहीं दिला सकते। हैग्रिड की पकड़ से आजाद होते ही उन्होंने ड्रैको की तरफ इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गए। तुम्हें इसे नजरअंदाज करना चाहिए था आर्थर, हैग्रिड ने अपने दुशालों की सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर वीजली की इतना ऊपर उठा दिया कि उनके पैर हवा में लटकने लगे। पूरा का पूरा परिवार बेकार है और सब लोग यह बात जानते हैं। एक भी मेलफॉय इस लायक नहीं है जिसकी बातों पर ध्यान दिया जाए। खराब खून, यही इसका कारण है। चलो यहाँ से। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहता हो, परंतु वह मुश्किल से हैग्रिड की कमर तक आ रहा था, इसलिए उसने अपने विचार पर अमल ना करने में ही समझदारी समझी और वह लोग सड़क पर तेजी से निकल गए। ग्रेंजर परिवार डर के मारे कांप रहा था और मिसेस वीजली गुस्से से आंख बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है। सबके सामने मारा मारी करना। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने क्या सोचा होगा? वह तो खुश थे, फ्रेड बोला। जब हम बाहर निकल रहे थे तब आपने उनकी बात नहीं सुनी। वह दैनिक जादूगर के पत्रकार से बोल रहे थे कि हम अपनी खबर से इस लड़ाई का जिक्र जरूर करें, और उन्होंने कहा कि इससे उनका बहुत अच्छा प्रचार होगा। बहरहाल रिश्ती कढ़ाई की अंगूठी की तरफ लौटते समय उन सबके चेहरे पर चमक फीकी थी। यहाँ पर हैरी वीजली परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सारा सामान छू पाउडर के सहारे रॉन के घर पहुंचने वाला था, और उन्होंने ग्रेंजर दंपति से विदा ली और वहां से निकलकर दूसरी ओर मगलू सड़क पर जा रहे थे। मिस्टर वीजली उनसे यह पूछना चाहते थे कि बस स्टॉप कैसे काम करता है, परंतु मिसेस वीजली के चेहरों के भावों को देखकर उन्होंने सवाल नहीं पूछा। छू पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतारा
और उसे अपनी जेब में सुरक्षित कर लिया। निश्चित रूप से ये यात्रा करने का यह तरीका उसका मनपसंद तरीका नहीं था।